गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? यू आर वेलकम टू CR इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। आज का आपका असाइनमेंट जो है हमने इस पे बनाया है डिफरेंस बिटवीन लिबरल्स एंड कंजर्वेटिव्स, रूढ़िवादियों के बीच और उदारवादियों के बीच अंतर। ये आपका टॉपिक मेन टॉपिक है। उससे नेक्स्ट जो टॉपिक है इकोनॉमिक जो विनिमय हुआ है, जो लेन देन हुआ है वस्तुओं का विनिमय, ये 19वीं सदी के दौरान या उसका जो डेवलपमेंट था इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का, वो किस तरीके से बाधा उसमें पैदा होने लगी, रुकावट आने लगी। इससे नेक्स्ट है यूरोप में संस्कृति के माध्यम से राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ। इन तीन टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको उदारवादियों के विषय में बताता हूँ कि उदारवादी होते क्या हैं। उदारवादी वैसे जैसे इनके नाम से पता चल रहा है कि उदार विचारों वाले लोग होते हैं, यानी उदार संस्कृति के अंदर जो बदलाव जो पॉजिटिव बदलाव आते रहते हैं उनको वो पसंद करते हैं और बदलाव लाना ठीक समझते हैं। मूलभूत परिवर्तन, बेसिक जो परिवर्तन है वो उनमें वो एकदम से कर देना पसंद करते हैं। और इसमें ये उदारवादियों का ये भी रहता है कि ये किसी भी मतलब बदलाव के लिए तैयार भी रहते हैं। ऐसा नहीं कि कभी किसी बात के लिए जड़ अवस्था में या उसको बिल्कुल ही चेंज ना करना चाहें कोई व्यवस्था के अंदर, तो ऐसा नहीं है। ये दूसरे के अधिकारों का आदर भी करते हैं। ये अक्सर जैसे निम्न वर्ग के प्रति इनकी सहृदयता बनी रहती है। मध्यम वर्ग के लोग खास तौर पे उदारवादी विचारधारा से संबंधित होते हैं और उसको पसंद करते हैं, उसका समर्थन करते हैं। दूसरी तरफ रूढ़िवादी जो विचार हैं वो उच्च वर्ग से या कुलीन वर्ग से संबंधित होते हैं। वे अपने अधिकारों में कटौती करना पसंद नहीं करते। इस वजह से रूढ़िवाद है वो जड़ अवस्था को प्राप्त करता है और वह अपने दायरे से बाहर नहीं निकलना चाहता है। इसके अंदर उदारवादी लोग प्रत्येक व्यक्ति को उसका हक दिलाना चाहते हैं, यानी प्रत्येक व्यक्ति को जैसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है उसे लागू कराना चाहते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जो वोट देने का हक है सबको दिलाना चाहते हैं, लेकिन रूढ़िवादी लोग ऐसा नहीं चाहते हैं। वे सिर्फ सीमित व्यक्तियों को इस तरह का हक दिला सकते हैं। ये जो है उदारवादी हैं लोकतंत्र में विश्वास करते हैं या प्रजातंत्र के अंदर लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, प्रजातांत्रिक संस्थाओं में विश्वास करते हैं, संसद में सरकार में विश्वास करते हैं। जबकि रूढ़िवादी लोग पूरी तरीके से जो रूढ़िवादी संस्थाएं हैं जैसे राजतंत्र है, राजतंत्रात्मक संस्थाओं की मजबूती में विश्वास करते हैं। इस प्रकार ये टॉपिक आपका आगे बढ़ता है। ये आपका जो उदारवादियों के विचार और इधर है रूढ़िवादियों के विचार, इनके अंदर बीच में डिफरेंस किया गया है। एक है मध्यम वर्ग का झुकाव। उदारवादी की तरफ जो है मध्यम वर्ग का झुकाव ज़्यादा रहता है। मध्यम वर्ग से जो भी संबंधित लोग होते हैं वे उदारवादियों की तरफ ज़्यादा समर्थन करते हैं। उदारवादी मतलब एक तरह से अगर उदारवाद आया है तो डेफिनेटली मध्यम वर्ग का विकास होगा। और कुछ समाज ऐसे भी होते हैं जैसे कि पहले के समाजों में एक उच्च वर्ग होता था, एक निम्न वर्ग होता था, मध्यम वर्ग होता ही नहीं था। लेकिन जब जैसे जैसे औद्योगिकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ी तो मध्यम वर्ग का तेजी से विकास हुआ। इसमें अधिकारी, कर्मचारी, व्यवसायों के आधार पर जो कैटेगरीज हैं वो सामने आई और मध्यम वर्ग का झुकाव है उदारवादियों की तरफ होता चला गया। ये उदारवाद को पसंद करते हैं क्योंकि लचीली व्यवस्था होती है और इसमें किसी भी व्यवस्था के परिवर्तन को ये लोग आसानी से उसकी तरफ ढल जाते हैं। ये कभी भी जड़ अवस्था को प्राप्त नहीं करते। दूसरी तरफ उच्च वर्ग के लोगों से संबंधित होता है। जो रूढ़िवादी जो लोग होते हैं वे ज़्यादातर उच्च वर्ग से संबंधित लोग ही पाए जाते हैं। इसके अंदर कुलीन वर्ग जो है राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्थाओं के अंदर ज़्यादा कुलीन तंत्र जो है वो इसी को प्रमाणित करता है। इसके अंदर उच्च वर्ग के लोग चाहते हैं कि हमारे अधिकारों में कोई कटौती ना हो, उन्हें कोई चुनौती नहीं मिलनी चाहिए। तो ऐसा केवल रूढ़िवादियों के नजरिए से हो सकता है। उदारवादी ऐसा कभी नहीं चाहेंगे। उदारवादी लोग संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास करते हैं, जैसे संविधान का आदर करना, संविधान के बनाए हुए कानूनों का पालन करवाना या करना, या संविधान के अनुसार नियमों का बनाया जाना, कानूनों को बनाया जाना, उनको लागू करना। संसदीय सरकार की कार्यप्रणाली पे किसी तरह का कोई न कोई शक नहीं होता। ये उसको बिल्कुल मजबूती के साथ में उसके सभी चीज़ों को समर्थन प्रदान करते हैं। लेकिन ये लोग संविधान और संसदीय सरकार को समर्थन नहीं देना चाहते हैं
और ये निरंकुशता में विश्वास करते हैं। यहाँ इनका मतलब है कि एक राजा है, उसका शासन ही परमानेंट चलता रहे, उसका बेटा राजा बन जाए, फिर उसका बेटा बन जाए। वंशानुगत सिस्टम को पसंद करते हैं और निरंकुश शासन को पसंद करते हैं। इन पे किसी तरह का अंकुश नहीं होता। ये स्वेच्छाचारी शासक बनना पसंद करते हैं, या रूढ़िवादी लोग स्वेच्छाचारी शासकों के शासन में विश्वास करते हैं, राजतंत्रात्मक शासन में विश्वास करते हैं। तीसरा है मूलभूत परिवर्तनों में समर्थन। जहाँ पे बेसिक बदलावों की बात आती है तो उदारवादी बेसिक बदलावों को, बेसिक चेंजेस को आसानी से उनके अनुसार ढल जाते हैं, लेकिन रूढ़िवादी लोग निरंकुश राजतंत्र को शक्ति प्रदान करने का समर्थन जुटाने की कोशिश में लगे रहते हैं। वो हमेशा चाहते हैं कि केवल राजतंत्रात्मक संस्थाएं ही मजबूती से आगे बढ़ें, और ये लोग हैं उदारवादी लोग, ये आम जनता को वोट का हक दिलाना चाहते हैं, लेकिन रूढ़िवादी लोग आम जनता को वोट डालने का जो हक है वो उनको नहीं देना चाहते हैं। इस प्रकार एक बड़ा डिफरेंस इन दोनों में आता है। दूसरे जो टॉपिक है 19वीं सदी के दौरान आर्थिक विनिमय। आर्थिक विनिमय का मतलब होता है विभिन्न वस्तुओं का जो लेन देन होता है उसे आर्थिक विनिमय कहा जाता है। एक्सचेंजेस ऑफ गुड्स, एक्सचेंजेस ऑफ मनी, मुद्रा विनिमय और वस्तु विनिमय, ये दो तरह के विनिमय होते थे। पहले जब मुद्रा नहीं थी तो वस्तु विनिमय होता था, वस्तु के बदले वस्तु प्राप्त की जाती थी समाजों के अंदर। लेकिन जैसे जैसे मुद्रा का विनिमय स्टार्ट हुआ है तो उसको एक ज़्यादा जवाबदेह विनिमय भी कहा जाता है। इसमें जो अर्थव्यवस्था है मजबूती की तरफ आगे बढ़ती है, इसमें मुद्रा देने के बदले में वस्तु प्राप्त की जाती है। विकास के लिए आप यहाँ पे जो टॉपिक है उस पे आएंगे हम कि 19वीं सदी के दौरान आर्थिक विनिमय और विकास के लिए रुकावट पैदा करने वाली परिस्थितियाँ, ये कौन कौन सी वे परिस्थितियाँ थी जिसकी वजह से विकास का दायरा कम हो रहा था या उसके लिए रुकावट पैदा हो रही थी। आर्थिक विनिमय लेन देन के अंदर रुकावट पैदा हो रही थी। इसमें भिन्न मुद्राएं, भिन्न मुद्राओं का मतलब होता है उस समय छोटे छोटे बहुत से प्रांत थे यूरोप के अंदर, और वे सब प्रांत अपनी अपनी मुद्राएं कायम किए हुए थे। इस वजह से लेन देन करने में बड़ी समस्या आती थी। किसी की मुद्रा की कीमत हैवी और किसी की कम होती थी। नाप और तोल, सभी के नाप और तोल डिफरेंट डिफरेंट थे। इस वजह से सब लोग एक दूसरे के नाप के लिए बनाए गए जो मापक यंत्र या उपकरण थे उन पर विश्वास नहीं करते थे। तोल प्रणाली भी डिफरेंट डिफरेंट थी। यहाँ पर राज्य के द्वारा लगाए गए नियंत्रण, कुछ स्टेट्स की गवर्नमेंट ने अपने वहां पर अपना नियंत्रण कायम करने के लिए बहुत अच्छे तरीके से टैक्सेशन सिस्टम को मजबूती से उन पे इम्पोज किया हुआ था, या जो उनके नियंत्रण बहुत ही कठोर थे जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था या व्यापार फल फूल नहीं पा रहा था। तीसरा है बहुविध संघ। इसमें छोटे छोटे प्रांतों से मिला करके और बड़े बड़े महासंघ बनाए गए थे। उन महासंघों के अंदर अलग ही नियम और कानून जो है रिवाज डिपेंड करते थे। इसमें ऐसा होता था कि महासंघ के जितने भी उसके सदस्य हैं उनमें सब में एक समान नियम लागू होना बहुत मुश्किल था। सीमा शुल्क नाके, इसमें छोटे छोटे जो प्रांत थे उनके अंदर एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर के पार जाना, ये टैक्स दे करके ऐसा कर सकते थे। बॉर्डर शुल्क उनसे वसूला जाता था जो कि अर्थव्यवस्था को कमजोर बनाता था। परिवहन व्यवस्था की कमी, उस समय परिवहन के साधनों की खासी कमी थी जिसकी वजह से जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाई। इसके बाद है टॉपिक नंबर 3, यूरोप में संस्कृति के माध्यम से राष्ट्रवाद का विकास। इसमें यूरोप में जो संस्कृति है ये राष्ट्रवाद के विकास की वजह से आगे बढ़ती है। इसमें किस वजह से ऐसा हुआ है? रोमानीवाद। रोमानीवाद एक सांस्कृतिक आंदोलन था। इसके चाहने वालों ने ये चाहा कि भाई सांस्कृतिक जो गुण हैं उनके जरिए लोगों में आंदोलन करने की प्रवृत्ति होती है। सांस्कृतिक गुणों के अंदर रोमानी कलाकार क्या चाहते थे? तर्क और विज्ञान के महिमा मंडन के विरुद्ध थे। उनका मतलब था तर्क का और विज्ञान को बहुत ज्यादा महत्व नहीं देते थे, वो इनको बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी नहीं मानते थे। उनका मतलब क्या था कि भावनाओं, अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर जोर देते थे। उनका मतलब था कि पूरी तरीके से लोगों की भावनाओं को आदर दिया जाए, अंतर्दृष्टि उनकी आंतरिक जो सोच है, किसी भी चीज के प्रति पॉजिटिव सोच है, नकारात्मक सोच है, या फिर रहस्यवादी जो भावनाएं हैं उनको महत्व देते थे। खास तौर पर भावनाओं को महत्व देते थे, उनको मोड़ने की कोशिश करते थे। जर्मन दार्शनिक जोहान गॉटफ्रीड
ने सच्ची जर्मन संस्कृति आम लोगों में निहित बताई। एक दार्शनिक हुए हैं जर्मन दार्शनिक जिनका नाम है जोहान गॉटफ्रीड। उन्होंने बताया कि अगर हमें संस्कृति की सच्ची जर्मन संस्कृति को ढूंढना है तो आम लोगों के जीवन के अंदर वह पाई जाती है, आम लोगों के जीवन में हमें वो चीज ढूंढनी चाहिए। तो यूरोप में जब संस्कृति का जो राष्ट्रवाद का विकास हुआ है, वहां की यूरोप की जो कल्चर है उसके अंदर जो राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ है, तो रोमानीवाद उसमें बहुत अहम है। रोमानीवाद में इन्होंने कहा है कि जो भी रोमानीवादी कलाकार है, रोमानी कलाकार है, वे तर्क को, विज्ञान को इतना ज्यादा महत्व नहीं देते हैं, केवल भावनाओं को, रहस्यवादी भावनाओं को महत्व देते हैं। इसके बाद है पोलैंड। पोलैंड यूरोप का एक प्रांत होता था, एक स्टेट है ये पोलैंड का, यूरोप में पड़ता है ये। राष्ट्रीय भावनाएं भाषा और संगीत के माध्यम से सजीव बनी रही। वहां पर क्या था, वैसे तो पोलैंड के टुकड़े कर लिए गए थे, ऑस्ट्रिया के द्वारा, प्रसा के द्वारा, रूस के द्वारा टुकड़े कर दिए गए, इसके क्षेत्र को गुलाम बना दिया गया, लेकिन ये स्वतंत्र नहीं था। लेकिन फिर भी वहां की राष्ट्रीय भावनाएं उनके लोगों के अंदर जेहन में मौजूद थी। वहां लोगों की भावनाओं के अंदर भाषा और उनके संगीत के माध्यम से ये चीज एज इट इज बनी रही। और कैरोल कर्पिंस्की एक व्यक्ति का नाम है, कैरोल कर्पिंस्की, इन्होंने संगीत और ओपेरा के माध्यम से, जो कि एक संगीत का एक प्रकार है, उसमें पोलेनेस और माजूरका, ये दो लोक नृत्य हैं। जैसे हमारे यहाँ पर भी कुछ लोक नृत्य हैं, जैसे झूम नृत्य है, तेरह ताली नृत्य है, कालबेलिया नृत्य है, तो ये सब हमारे यहाँ के नृत्य हैं। तो इस तरह से वहां पोलेनेस और माजूरका नामक जो लोक नृत्य हैं उनको उन्होंने राष्ट्रवादी संघर्ष के अंदर बदल दिया। इसमें ये पता चल रहा है कि जो पोलैंड की कल्चर थी वहां राष्ट्रीय भावनाएं भाषा और संगीत के माध्यम से सजीव बनी रही। वैसे पोलैंड किसी दूसरे क्षेत्र का गुलाम हो चुका था, प्रसा, रूस, ऑस्ट्रिया का, लेकिन अब यहाँ जो कैरोल कर्पिंस्की है, पोलेनेस और माजूरका, इनके लोक नृत्यों के जरिए लोगों में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार हुआ, राष्ट्रवाद का विकास हो गया। इसके बाद है स्लावी संस्कृति। स्लाव लोगों के द्वारा, स्लावी राष्ट्रवादियों के संघर्ष के द्वारा ये स्लावी संस्कृति जो उनके अंदर गुण मौजूद था, स्लावी संस्कृति को उन्होंने बढ़ाने के लिए प्रयास किए। क्या क्या किया उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध का जो कारण बना है वो भी स्लाव लोगों के द्वारा जो राष्ट्रवादी के लिए किया गया संघर्ष था, वो एक प्रथम विश्व युद्ध का कारण बना है। इसके बाद एक बार आप फिर से इसे रिवाइज कर सकते हैं। उदारवादी और रूढ़िवादियों के बीच विचार, इनके जो डिफरेंस है, पहला जो डिफरेंस है, मध्यम वर्ग का झुकाव है उदारवादियों की तरफ, उच्च वर्ग का झुकाव है रूढ़िवादियों की तरफ। संविधान और संसदीय सरकार के पक्षधर है उदारवादी लोग, रूढ़िवादियों के जो समर्थन किस बात का विश्वास करते हैं, निरंकुशवाद का विश्वास करते हैं। इसके बाद है मूलभूत परिवर्तनों में को समर्थन देते हैं उदारवादी लोग, रूढ़िवादी लोग हैं निरंकुश राजतंत्रों को शक्ति प्रदान करना चाहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर आर्थिक विनिमय और विकास के लिए रुकावट पैदा करने वाली परिस्थितियां बताई गई हैं। पहले में भिन्न भिन्न मुद्राएं, अलग अलग मुद्राएं होने की वजह से लेन देन में परेशानी आती थी, अलग अलग प्रकार के नाप और तोल होने की वजह से परेशानियां आती थी। लेन देन करना, आयात और निर्यात करना, व्यापारिक संबंध स्थापित करना बहुत ही दिक्कत भरा था। राज्य के द्वारा लगाए गए नियंत्रण बहुत ज्यादा थे, जिसकी वजह से लोग खुले रूप में व्यापार नहीं कर पाते थे। बहुविध महासंघ के अंदर सब जगह एक जगह जैसे नियम नहीं थे, एक जैसी कानून प्रणाली नहीं थी, और जो व्यापारिक विवाद के मामले होते थे वो नहीं सुलझ पाते थे। सीमा शुल्क नाके ज्यादा होने की वजह से और हर जगह पर होने की वजह से व्यापार फल फूल नहीं रहा था। परिवहन व्यवस्था की भी खास तौर पर कमी थी। नेक्स्ट टॉपिक है यूरोप में संस्कृति के माध्यम से राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ, वहां की कल्चर ने किस तरह से राष्ट्रवाद का विकास किया है। तो सबसे पहला तत्व है रोमानीवाद। रोमानी कलाकार तर्क और विज्ञान को महत्व न देकर के भावनाओं को, अंतर्दृष्टि को और रहस्यवादी भावनाओं को महत्व देते हैं। और इनका जैसे कि उदाहरण दे रखा है जर्मन दार्शनिक जोहान गॉटफ्रीड का कि सच्ची जर्मन संस्कृति आम लोगों के जीवन के अंदर पाई जाती है, उनके जीवन में ढूंढने से मिलती है। पोलैंड यूरोप का एक राज्य है, वहां पर राष्ट्रीय भावनाएं और भाषा संगीत के माध्यम से सजीव बनी रही, क्योंकि वो क्षेत्र किसी का गुलाम था। ऑस्ट्रिया, प्रसा और इसके अलावा एक रूस, इन तीनों ने इसे गुलाम बना रखा था, इनके टुकड़े कर लिए थे, लेकिन फिर भी वहां की कल्चर के अंदर ये चीज जिंदा रही। कैरोल कर्पिंस्की ने एक संगीत और ओपेरा के माध्यम से पोलेनेस और माजूरका नामक लोक नृत्यों को राष्ट्रीय संघर्ष के अंदर शामिल कर दिया, यानी राष्ट्रवाद की भावनाओं को बढ़ाने में इन दोनों लोक नृत्यों का नाम आता है। इससे पहचान मिलती है कि ये क्षेत्र केवल पोलैंड का है। जिस क्षेत्र के अंदर ये लोक नृत्य
लोगों के द्वारा जो इस्तेमाल में लिया जाता होगा, तो वो लोग ये मानते होंगे कि हम कभी ना कभी पोलैंड से जुड़े हुए हैं और वो आजाद होना चाहते होंगे। स्लावी संस्कृति के लोग जो है, राष्ट्रवादी जो लोग हैं, वे इनका जो संघर्ष है वो रीजन बनता है प्रथम विश्व युद्ध के लिए। इस प्रकार ये आपका टॉपिक पूरा होता है। धन्यवाद।